Hello everyone. Uh, this is the lecture 9 of the acid base and salts for class 10 students, and welcome you all to the Singh Pathshala online classes. I hope you all are good and healthy. So we are going to start this lecture. In the last lecture, we have studied about the applications of pH in our day-to-day life. Now in this lecture, we will study about some of the chemical compounds. Okay. Okay, so our topic will be study of the chemical compounds. Like we have 5 to 6 compounds for which we'll study, and we also talk about their preparation. We'll also talk about their uses and some of their properties also. Study of the chemical compounds. Chemical compound. So our first compound is NaCl. 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 Its chemical name is sodium chloride. Also known as common salt. And also known as table salt. तो इतने सारे NaCl के नाम होते हैं. एक ऐसी NaCl को 3 नामों से बुलाया जाता है भाई. ओके. अब हम बात करते हैं एक और. NaCl तो आपको पता है घर में यूज़ करते हैं, हम इसे ही खाते हैं. वी ईट इट. ईटिंग पर्पज़ के लिए NaCl का यूज़ होता है. अब NaCl की एक इम्प्योर फॉर्म भी आती है. ठीक है. सो देयर इज ऑल्सो वन इम्प्योर फॉर्म ऑफ NaCl. फॉर्म ऑफ NaCl उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रॉक सॉल्ट. रॉक सॉल्ट बोला जाता है. और ये जो इम्प्योर फॉर्म होती है NaCl की, इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर. ओके. तो इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर. इसे हिंदी में सेंधा नमक भी बोला जाता है. इम्प्योर फॉर्म है तो यानी कि इसके अंदर NaCl के अलावा बाकी कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे MgCl2 एंड KCl एंड मैनी मोर. और भी कई सारे सॉल्ट्स होते हैं इसके अंदर. चलिए अब आगे बात करते हैं. हाँ, और ये एक और बात, यही NaCl है जिसकी वजह से क्या किया था, गांधी जी को डांडी मार्च करनी पड़ी थी. ठीक है. टू टू मेक्स दिस NaCl टैक्स फ्री. ठीक है. ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल में क्या था कि NaCl के ऊपर, सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था, जिसकी वजह से वो हमारी कंट्री में काफ़ी महंगा था. तो गांधी जी ने डांडी मार्च किया. डांडी मार्च इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट. वो प्रोटेस्ट ही था. तो उससे क्या किया गया, उस टैक्स को हटाया गया. NaCl फिर क्या हो गया, थोड़ा सस्ता हो गया. आज भी काफ़ी सस्ता ही है NaCl. ओके. नाउ सोर्स क्या होता है NaCl का? ठीक है. कमर्शियल सोर्स NaCl आ कहाँ से रहा है? ढेर सारा नमक हम खा रहे हैं, तो ये आता कहाँ से है? कमर्शियल सोर्स NaCl का कमर्शियल सोर्स है एवोपरेशन ऑफ सी वाटर और ओशियन वाटर. ठीक है. समुद्र के पानी में क्या होता है, बहुत सारा नमक डिजॉल्व होता है. तो अब हम क्या करें, अगर उस पानी को एवोपरेट कर दें. ठीक है. यानी कि मतलब उसे सनलाइट में अलग से, फील्ड्स में सनलाइट में अगर रख दिया जाए तो वो पानी क्या हो जाता है, वाटर वाटर जो होता है वो एवोपरेट हो जाता है, और जो भी इसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है वो नीचे रह जाता है. तो कमर्शियल सोर्स ऑफ NaCl इज evaporation of sea or ocean water. तो NaCl को कैसे बनाया जाता है मैं थोड़ा बताता हूँ आपको. होता क्या है, समुंदर के आसपास जितना भी इलाका होता है उसमें एक बड़े बड़े फील्ड्स बनाए जाते हैं. ठीक है. और सी वाटर को क्या किया जाता है, उन फील्ड्स में क्या किया जाता है, फिल कर दिया जाता है. उसके बाद में उसे
फिल कर दिया जाता है ताकि बहुत बड़ी एक वाटर की लेयर ना बने। ठीक है, फिल मतलब इतना ही किया जाता है कि पतली सी लेयर पूरे फील्ड में एक वाटर की जो है सी वाटर की एक पतली सी लेयर ही रहे। उसके बाद में फिर वो सन से क्या हो जाता है, एवोपरेशन हो जाता है और हमारा जो भी सॉल्ट होता है वो नीचे फील्ड्स में नीचे मतलब रह जाता है। ठीक है, एंड देन वी कलेक्ट इट, प्योरीफाई इट, और वो हमारे घरों में हमें मिल जाता है। ओके, अब मैं बात कर रहा था कि सी वाटर में काफ़ी सारा सॉल्ट डिजोल्व होता है। तो मेरे को एक चीज़ इंटरेस्टिंग याद है मुझे। देर इज़ ए डेड सी। ठीक है, डेड सी कहाँ है वर्ल्ड में, किस किस कंट्री में, मुझे ये नहीं पता है, बट एक डेड सी है। ठीक है, और उसका वाटर क्या है, इतना डेंस है। ठीक है, उसके वाटर की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसमें इतना ज़्यादा डिजोल्व सॉल्ट जो है वो डिजोल्व है कि उसके अंदर अगर तुम छलांग भी लगा दोगे तो तुम नहीं डूबोगे। बिकॉज सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तुम्हारी बॉडी से, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसमें कोई भी डूबता नहीं है, तुम उसके ऊपर चल सकते हो। तो वो डेड सी है। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए अब आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ NaCl की। NaCl के क्या क्या यूज़ हैं, खा तो रहे ही हैं हम। उसके अलावा NaCl एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। इट इज़ द important raw material for important raw material for the preparation of various important chemical compounds like NaOH, NaHCO3, NaCO3, बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं हम, एंड वॉशिंग सोडा को भी NaCl से बनाया जा सकता है। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 dot NH2O एंड मैनी मोर कंपाउंड। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को NaCl से बनाया जाता है। तो डेट इज़ द यूज़ ऑफ NaCl। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो NaCl के बारे में हमें यही बातें पढ़नी थी। और उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड वन और कंपाउंड NaOH। NaOH का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसे कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा। और NaOH एक बेस है, ये हम पढ़ चुके थे ऊपर, बेस, बल्कि ये एक वाटर सोल्यूबल बेस है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेस है, इसीलिए इसे अल्कली भी बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने पीछे पढ़ाया था आपको कि वाटर सोल्यूबल बेसिस को अल्कली बोला जाता है। तो वाटर सोल्यूबल है ये, और दैट इज व्हाई NaOH इज आल्सो नोन एज अल्कली। चलिए, तो ये तो NaOH के बारे में बेसिक बातें कर ली। अब इसका प्रिपरेशन, ये बनता कैसे है, हाउ वी कैन सिंथेसाइज इट, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में क्या किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। So preparation is when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, यानी कि NaCl को पानी में मिला रखा है, उस सॉल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। और इस एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaCl को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, देन देन
NaOH, then NaOH is formed। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हमें मिलता है, उसकी बात भी करेंगे अभी। बट NaOH तो जरूर मिलता है हमें इसमें, मतलब ब्राइन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaOH बन जाता है। और इस प्रोसेस का एक नाम भी होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज chlor-alkali process, is known as chlor-alkali प्रोसेस। अब इसका नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई। तो हमने क्या किया, जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं Na एक्वा सॉल्यूशन में से, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl में से, जिसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब हो गया NaCl और वाटर, दो चीज़ें थी। ठीक है, और इसी को क्या बोला गया, इन दोनों के मिक्सचर को बोला गया ब्राइन सॉल्यूशन। उसमें से हमने पास कर दिया इलेक्ट्रिसिटी को, तो जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, NaOH तो मिलता ही मिलता है, NaOH तो मिलता ही मिलता है। उसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, H2 गैस भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, और Cl2 गैस भी रिलीज होती है भाई। ठीक है, बैलेंसिंग आप खुद से कर सकते हैं, नॉट डिफिकल्ट टास्क। तो बैलेंसिंग तो हो ही जाएगी, कर भी लेते हैं। लीजिए बैलेंस हो गया, नहीं, ना, दिस बैलेंस। चलिए अब बैलेंसिंग, ये बैलेंस रिएक्शन होगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैलेंस कर सकते थे इसे। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोला गया वो मैं आपको बता दूं, कि यहाँ पे क्लोर तो इसीलिए वर्ड आया बिकॉज क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, क्लोरीन गैस इस प्रोसेस में रिलीज हो रही है। और अल्कली इसी और अल्कली इसीलिए आया है बिकॉज अल्कली NaOH अल्कली है, वाटर सोल्यूबल बेस है, और वो भी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, NaOH इज इन्वॉल्व, इसीलिए इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला गया है। ओ- ओके, तो ये हमें समझ में आ गया, रिएक्शन भी पता लग गई, प्रोडक्ट क्या बनते हैं ये भी पता लग गया। बट एक्चुअल में हमें इस जो प्रिपरेशन है इसका सेटअप कैसा होता है, मैं भी उसके बारे में भी आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो सेटअप ऐसा होता है कि एक कंटेनर होता है, बड़ा सा कंटेनर है। उस कंटेनर के अंदर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। तो दिस सॉल्यूशन इज NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि NaCl प्लस H2O। और हमें पता है कि जब NaCl वाटर में घुलता है तो हमें क्या, कौन सी आयंस देता है, Na प्लस और Cl माइनस आयन देता है। और वाटर भी, प्योर वाटर भी थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा आयंस तो नहीं होती हैं बट थोड़ा बहुत H प्लस और OH नेगेटिव आयंस भी देता है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर चार टाइप के आयंस प्रेजेंट होंगे, Na प्लस, H प्लस, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो ये चार टाइप के आयन प्रेजेंट होंगे। फिर हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब कुछ नहीं, एक मेटल की रोड ही हो गया इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड्स को इसमें हम डिप करते हैं, तो कर दिया। उसके बाद में उन इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है इसमें से, तो बैटरी के, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो आपको साइन के बारे में पता होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा जिससे इसे कनेक्ट किया है ये भी नेगेटिव बन जाएगा, और दूसरा वाला जो है इलेक्ट्रोड ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है इसे कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे एनोड बोलते हैं। अब आगे की कहानी, तो आगे की कहानी ये है कि आप देख सकते हो
कि सॉल्यूशन के अंदर आयंस है और उसके अंदर सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया जिनके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन से आयंस मूव करेंगे, तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये वाले जो दो आयन हैं ये किधर जा सकते हैं, ये एनोड की तरफ जा सकते हैं, बट इनमें से कोई एक ही जाता है। ओके, या तो Cl नेगेटिव जाएगा या OH नेगेटिव जाएगा। तो अब ये कैसे पता लगेगा कौन सा जाएगा, तो ये पता लगेगा जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी माइग्रेट करने की वो जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी। सो टेंडेंसी टू माइग्रेट, यहाँ टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन लिख देता हूँ मैं, टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन टूवर्ड एनोड, और एनोड की तरफ माइग्रेशन की टेंडेंसी जो होती है वो Cl नेगेटिव की ज़्यादा होती है OH नेगेटिव से। तो OH नेगेटिव मूव नहीं करेगा, Cl नेगेटिव ही मूव करेगा। Cl नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और OH नेगेटिव यहाँ नहीं आएगा। तो ये हमें समझ में आ गया। ओके, और Cl नेगेटिव एनोड पे आने के बाद क्या हो जाता है, एट एनोड Cl नेगेटिव जो एनोड पे आया होगा वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इसीलिए हमें क्लोरीन गैस मिलती है। जो ऊपर रिएक्शन हमने देखी थी Cl2 गैस रिलीज हो रही थी, तो ये जो Cl2 गैस रिलीज होती है वो एनोड पे रिलीज होती है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, इसीलिए मैंने ये खिचड़ी आपको पढ़ाई है। Cl2 गैस रिलीज्ड एट एनोड। अब कैथोड पे देखिए, कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस मूव करेंगे। तो ये दोनों आयंस मूव कर सकते हैं, Na+ भी मूव कर सकता है और H+ भी मूव कर सकता है। तो अगेन नाउ जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी वही मूव करेगा कैथोड की तरफ। तो टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन ऑफ कैथोड किसकी ज़्यादा होती है वो हमें याद रखना होगा। टेंडेंसी ऑफ माइग्रेशन टूवर्ड कैथोड, कैथोड की तरफ माइग्रेट करने की टेंडेंसी जो होती है वो H+ की ज़्यादा होती है Na+ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि Na+ सॉल्यूशन में ही रहेगा, Na+ सॉल्यूशन में ही रहेगा, ये यहाँ पे नहीं जाएगा, और ये जो हमारा H+ है वो कैथोड पे चला जाएगा। और H+ कैथोड पे जाने के बाद क्या होगा, जैसे ही H+ कैथोड पे जाएगा तो एट कैथोड वो H+H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। So that H+ will get converted into H2 गैस, और ये H2 गैस कहाँ रिलीज होगी, कैथोड पे रिलीज होगी, ये आपको याद रखना है। H2 गैस रिलीज्ड एट कैथोड। अब थोड़ा सा देखिए, सॉल्यूशन के अंदर 4 आयंस थे, उनमें से Cl नेगेटिव तो एनोड पे चला गया, H+ कैथोड पे चला गया। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयंस रह गए उस पर थोड़ा गौर करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर केवल क्या रह गया, Na+ रह गया और OH नेगेटिव रह गया। यानी कि कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ये NaOH सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, Na+ है सॉल्यूशन के अंदर और OH नेगेटिव है, तो NaOH सॉल्यूशन ऐसे बनता है। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। तो यही होता था क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो आपको बेसिकली गैसेस के बारे में ध्यान रखना है, कौन सी गैस किस इलेक्ट्रोड पे रिलीज होती है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो मैं ऊपर भी लिख देता हूँ फिर से, जो H2 गैस होती है, H2 गैस कहाँ रिलीज होती है, कैथोड पे रिलीज होती है, और Cl2 गैस एनोड पे रिलीज होती है।
चलिए, ये तो हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद में बात करते हैं हम यूजेस की। जो तीन प्रोडक्ट हमें इस फ्लोर अल्कली प्रोसेस में मिले हैं, NaOH, H2 और Cl2, हमें इनके यूजेस भी पता होने चाहिए। यूजेस इंपॉर्टेंट है भाई इनके। सो सबसे पहले हम NaOH के यूजेस की बात करते हैं। यूजेस ऑफ NaOH। NaOH एक बेस है, ये आप लोगों को पता है। तो बेस कहाँ यूज हो सकता है उसकी भी बात करते हैं। तो पहला जो यूज है NaOH का, इट इज यूज फॉर डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। डीग्रीसिंग ऑफ मेटल से, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी इसकी, आई विल करेक्ट इट। इट इज यूज फॉर डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स का मतलब होता है क्लीनिंग ऑफ मेटल्स। तो NaOH का यूज किया जाता है मेटल्स की क्लीनिंग के लिए। ओके, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे क्लीनिंग ऑफ मेटल्स में कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं वो भी बता देता हूँ। मैंने बताया था कि बेस की मेटल के साथ रिएक्शन हो जाती है। बेस की मेटल के साथ रिएक्शन हो जाती है। तो होता क्या है, मान लीजिए, अब क्लीनिंग होती कैसे है ये मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे मैंने एक्वारेजिया में भी समझाया था कि गोल्ड की क्लीनिंग कैसे होती है। तो ये हमारा मेटल हो गया। ओके, और मेटल के ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डस्ट लगा हुआ है। डस्ट लगा हुआ है। तो होता क्या है, जब हम बेस में इसे डालते हैं तो बेस क्या कर देता है, मेटल के साथ, मेटल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसके साथ ही रिएक्ट कर लेता है। मैं यहाँ पे ऊपर वाली लेयर भी बना देता हूँ मेटल की, से जो रेड कलर से मैंने बना रखी है, ये अपर लेयर ऑफ मेटल है। तो बेस क्या करेगा, मेटल की अपर लेयर से ही रिएक्ट कर लेगा। तो मतलब मेटल की अपर लेयर को ही उड़ा देगा। तो जब मेटल की अपर लेयर ही उड़ गई तो उसके ऊपर जो डस्ट था अपर लेयर पे वो भी उड़ जाएगा। ओके, ये दोनों चीज़ें ही साफ हो जाएंगी तो हमें क्लीन्ड मेटल मिल जाएगा। तो ऐसे होती है क्लीनिंग। सो दिस वाज द यूज ऑफ NaOH। और भी यूजेस हैं। सेकंड यूज क्या है, सेकंड यूज क्या है, NaOH इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में भी NaOH का यूज होता है। जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, सोडियम सॉल्ट या सोडियम सॉल्ट, जो सोडियम की सॉल्ट होते हैं वही सॉप भी होते हैं। तो ये बात की बात है। हाँ, वही हम नहीं बात करेंगे इसके बारे में। थर्ड इज, इट इज आल्सो यूज फॉर पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर और पेपर मेकिंग में इसका यूज़ होता है। आर्टिफिशियल फाइबर इज जो आर्टिफिशियली कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, थ्रेड फाइबर बहुत छोटी चीज़ होगी, स्मॉल स्मॉल थ्रेड्स। ठीक है, उसी से बेसिकली कोई क्लोथिंग ऑब्जेक्ट ऐसा ही कुछ बनाया जाता होगा आर्टिफिशियल फाइबर से। तो आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में और पेपर बनाने में भी NaOH का यूज़ होता है। ओके, नाउ यूजेस ऑफ H2। H2 भी वन ऑफ द प्रोडक्ट था इस रिएक्शन का। तो इसके यूजेस की भी बात करते हैं, यूजेस ऑफ H2। तो पहला यूज़ है H2 का, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि H2 एक कमाल का फ्यूएल होता है। एच H2 का जो कंबशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, मतलब बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है H2 के कंबशन में। तो इसीलिए इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, रॉकेट फ्यूल में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूएल
in rockets. Second, और H2 का यूज कहाँ होता है? used in the manufacturing of ammonia. अमोनिया बनाने में भी H2 का यूज होता है। ठीक है, बड़ा सिंपल। अमोनिया क्या होता है? NH3 को अमोनिया बोलते हैं भाई। तो सिंपल क्या होती है? एक सिंपल रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करवा देते हैं तो अमोनिया बन जाता है। और अमोनिया कहाँ यूज होता है? अमोनिया का फर्दर यूज होता है फर्टिलाइजर्स बनाने में। तो जितने भी हमारे मेजरली जो फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन जो आता है उनके अंदर, वो अमोनिया से ही आता है। ठीक है, यूरिया जो होता है वो अमोनिया से ही बनता है। तो यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP, और भी बहुत सारे हैं, बट वो हमारे काम का नहीं है, छोड़िए। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को, ये रिएक्शन को क्या बोला जाता है? इसे हैबर्ट्स प्रोसेस बोला जाता है भाई। हैबर्ट्स प्रोसेस, ये याद रख सकते हैं। चलिए, और H2 के यूजेस जो होते हैं वो भी बात कर लेते हैं। तो थर्ड यूज है H2 का, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्गरेन। ठीक है, तो मार्गरेन मैं लिख देता हूँ पहले इसे। मार्गरेन बनाने में यूज होता है इसका। ठीक है, मार्गरेन बनाने में H2 का यूज होता है। अब ये मार्गरेन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मार्गरेन इज फेक घी। ठीक है, फेक घी को बोलते हैं मार्गरेन। तो फेक घी जो भी मार्केट में आपने सुना होगा, अपने घरों में भी शायद कभी सुना होगा, डालडा घी। तो डेट डालडा घी से फेक घी, उसी को मार्गरेन बोला जाता है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ Cl2 के बारे में। तो यूजेस ऑफ Cl2, क्लोरीन गैस के यूजेस। काफ़ी सारे बच्चों को तो एक यूज़ तो कम से कम पता होगा, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में थोड़ा इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें पता होगा। इनका स्विमिंग में इंटरेस्ट होगा उन्हें तो बिल्कुल ही पता होगा। ठीक है, स्विमिंग पूल में उस वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या होता है? क्लोरीन का यूज़ होता है। तो क्लोरीन वाटर डिसइंफेक्टेंट, ऐसा वाटर डिसइंफेक्टेंट यूज़ होता है क्लोरीन का। सो लिख देता हूँ, इट इज़ यूज्ड एज ए disinfectant to treat water for home supply। ठीक है, घरों में भी जो पानी आता है नहाने वहाने वाला, वो भी, उसे भी क्लोरीन से ही ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उसमें जो जाम्स वगैरह होते हैं वो क्लोरीन से ही उन्हें किल किया जाता है। वाटर प्लांट्स होते हैं जो, ठीक है, आपको पता होगा ये जल बोर्ड, जो दिल्ली जल जल बोर्ड है, संत नगर एंटर करने से पहले जो आता है, उसमें यही काम किया जाता है। ठीक है, जो भी लेक्स वगैरह या जितने भी अ, नाले वाले हैं जो भी दिल्ली में, उस डर्टी वाटर को क्या किया जाता है, उस वाटर प्लांट में क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है उसे। ठीक है, डिसइंफेक्ट किया जाता है और फिर बाद में फिर दोबारा वो घरों में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, एंड इन स्विमिंग पूल्स, और स्विमिंग पूल्स में तो यूज करते ही हैं क्लोरीन को। ओके, सेकंड थिंग, यूज्ड इन द
used in the formation of pesticides and CFCs। तो क्लोरीन गैस का यूज़ जो होता है वो पेस्टिसाइड्स में भी होता है और CFCs बनाने में भी यूज़ होता है इसका। पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड का एक एग्जांपल मैं देके बता सकता हूँ तुम्हें। ठीक है, पेस्टिसाइड का एक एग्जांपल है जिसमें क्लोरीन का यूज़ होता है। तो इसे हम बेंजीन रिंग बोलते हैं। मतलब ये आप लोगों को पता नहीं है, बट अभी फ्यूचर में अभी तुम पढ़ लोगे, जैसे तुम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा बेंजीन रिंग के बारे में। बेंजीन रिंग पे चारों तरफ क्लोरीन सॉरी ये 6 के 6 क्लोरीन एटम इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो एक ये पेस्टिसाइड होता है कि इसका नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे BHC भी बोलते हैं। ओके, सॉरी, ये मेरे को अभी याद आया, ये क्या था इसमें, ये डबल बॉन्ड्स नहीं होती है। BHC का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बट आपको याद नहीं करना है, मैंने ऐसे ही बता दिया कि आप देख लें कि इसके अंदर क्या है, क्लोरीन है। तो मतलब क्लोरीन का यूज होता है पेस्टिसाइड्स बनाने में। ठीक है, तो एक पेस्टिसाइड है BHC। ओके, और CFCs क्या होते हैं, CFCs की बात करते हैं। CFCs होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्लोरोकार्बन्स का हम पहले यूज़ किया करते थे रेफ्रिजरेटर्स में या एसीज में, बट अब इसका यूज़ नहीं होता है बिकॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा था। तो इसीलिए हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस कर दिया दूसरे केमिकल से। ठीक है, तो CFCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, responsible for ozone layer depletion, and this is earlier used in ACs, air conditioners and रेफ्रिजरेटर्स में पहले इसका यूज़ किया जाता था, अब नहीं यूज़ करते हैं। चलिए, ओके। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको CFCs के बारे में। CFC जो होते थे, CFCs बड़े ही स्टेबल मॉलिक्यूल होते थे। ठीक है, एक्सट्रीमली स्टेबल होते थे, इसीलिए तो हम इनको, अगर ये रिएक्टिव होते, ठीक है, स्टेबल ना होते, ठीक है, अगर ये स्टेबल ना होते तो हम इन्हें रेफ्रिजरेटर वगैरह में, इस CFC गैस होती है बेसिकली, तो इसे रेफ्रिजरेटर में यूज़ नहीं कर सकते थे या एयर कंडीशनर्स में यूज़ नहीं कर सकते थे अगर ये क्या होते, रिएक्टिव होते या ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते। ये हमारे लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, नॉन टॉक्सिक, CFCs नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन टॉक्सिक मतलब बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन रिएक्टिव। तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते थे, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते थे, इसीलिए हमने इन्हें रिप्लेस कर दिया। ओके, अब बात करते हैं थर्ड यूज Cl2 का। थर्ड यूज क्या है, इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC। ठीक है, PVC बनाने में इसका क्लोरीन गैस का यूज होता है। PVC की फुल फॉर्म क्या होती है आपको पता होना चाहिए। PVC इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो नाम में क्लोराइड आ गया तो मतलब इसके अंदर क्लोरीन का यूज होता है।
थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं हम। ओके। और पीवीसी, अगर आप लोगों को पता हो, घर में आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। पीवीसी से क्या बनते हैं? प्लास्टिक के जो पाइप्स होते हैं, ठीक है, उन्हें बनाया जाता है पीवीसी से। तो अ काइंड ऑफ प्लास्टिक ही होता है, एक काइंड ऑफ प्लास्टिक यूज टू मेक पाइप्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, एक्सेट्रा। तो पीवीसी का यूज़ ये होता है। ओके, तो ये हमने हमारा सेकंड कंपाउंड जो होता है NaOH, उसका प्रिपरेशन भी पढ़ लिया। जिस प्रोसेस से वो बनता है उसके बारे में थोड़ा बात भी कर ली हमने, और उससे मिलने वाले जो प्रोडक्ट थे उनके यूजेस के बारे में भी बात कर ली। अब हम अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट कंपाउंड इज ब्लीचिंग पाउडर। सो और थर्ड कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। तो दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। इसका एक और नाम भी हो सकता है, इसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके। अब ये बनता कैसे है, इसकी प्रिपरेशन, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, इसकी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन बड़ा ही इजी है इसकी। व्हाट इज दैट? व्हेन Cl2 gas is pass through slaked line, then bleaching powder is formed। तब ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। पाउडर इज फॉर्म्ड। ओके, तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन सिंपल है। स्लेकेड लाइन is COH the whole twice। This was slaked line। और इसकी रिएक्शन जब किससे करवा देते हैं? Cl2 गैस से, मतलब Cl2 गैस को इसमें से पास करते हैं तो रिएक्शन होती है इनके बीच में। तो CaOCl2 बन जाता है, प्लस H2 में मिल जाता है हमें। तो CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन आसान है। ओके। और ये Cl2 गैस कहाँ से आएगी? फ्रॉम वेयर? तो आप थोड़ा सोचिए। अभी ऊपर ही हमने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसमें Cl2 गैस रिलीज हो रही थी, तो ये Cl2 गैस वहीं से आएगी, फ्रॉम क्लोर-अल्कली प्रोसेस। ओके, नाउ यूजेस की बात कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस की। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस होते हैं? यूजेस तो बेसिकली आपको याद ही रखने पड़ेंगे। यूजेस के में मतलब लॉजिक तो है, बट अल्टीमेटली तो आपको याद ही रखना पड़ेगा किसका क्या काम है। तो यूजिंग में जो फर्स्ट यूज है ब्लीचिंग पाउडर का, तो वो क्या है? इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ फाइबर्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है, ये ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। फाइबर्स फाइबर्स की ब्लीचिंग के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और वुड पल्प की ब्लीचिंग के लिए पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है।
तो सबसे पहले तो ब्लीचिंग क्या होता है हमें पता होना चाहिए। ब्लीचिंग क्या होता है? तो ब्लीचिंग का मतलब होता है किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करना, दैट इज ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं? जो कलर्ड सब्सटेंस होते हैं, कलर्ड सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें कलरलेस कर देते हैं। तो कोई भी कलर्ड सब्सटेंस को अगर हम ब्लीचिंग ब्लीचिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो ब्लीचिंग एजेंट हमारा क्या हो गया? ब्लीचिंग एजेंट हमारा बहुत सारे और भी होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो तो ब्लीचिंग एजेंट है ही है। तो ये उसे क्या कर देगा? कलरलेस कर देगा, कलरलेस सब्सटेंस बना देगा। ओके। और मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि ब्लीचिंग दो तरीके की होती है। एक होती है परमानेंट ब्लीचिंग और दूसरी होती है टेम्परेरी ब्लीचिंग। तो जो हमारा ब्लीच ये CaOCl2 होता है, ये क्या कैसी ब्लीचिंग करता है? परमानेंट ब्लीचिंग कर देता है। परमानेंट ब्लीचिंग मतलब वो सब्सटेंस हमेशा ही कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। और जो टेम्परेरी ब्लीचिंग होती है उसके अंदर वो सब्सटेंस कुछ टाइम बाद, ठीक है, लॉन्ग टाइम के बाद वो दोबारा से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये करता है परमानेंट ब्लीचिंग। ओके, नाउ सेकंड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। Second use is it is used as an oxidizing agent, as an oxidizing agent in many chemical industries। ठीक है, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में इसे एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। बहुत सारी रिएक्शन में ज़रूरत पड़ती है हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, तो ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ किया जाता है। ओके, दैट इज ग्रेट। नाउ थर्ड यूज, it makes it makes water free from germs, free। Okay, sorry for interruption, as I'm recording this video using online mode, so I got disconnected। तो दोबारा से हम फिर आ गए हैं। तो हम बात कर रहे थे थर्ड यूज की, ठीक है। थर्ड यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज इट मेक्स वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। यानी कि डिसइंफेक्टेंट की तरह ये भी काम करता है। आपको याद आया होगा कि क्लोरीन जो था, ठीक है, क्लोरीन जो Cl2 था, क्लोरीन गैस का भी हम यूज करते थे किसकी तरह? डिसइंफेक्टेंट की तरह। और यहाँ पे हम CaOCl2 का, ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह। तो उसकी वजह ये होती है कि CaOCl2 के अंदर भी कुछ फ्री क्लोरीन होती है। इसकी वजह से इसे मतलब इनका यूज सेम है, क्लोरीन जैसा ही यूज है इसका, CaOCl2 का। कंटेन्स सम कंटेन्स सम फ्री क्लोरीन, ठीक है, फ्री क्लोरीन इससे मिलती है, इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं एज ए ब्लीच, सॉरी, एज ए डिसइंफेक्टेंट। नाउ अवर फोर्थ कंपाउंड, तो हमारा फोर्थ कंपाउंड क्या है? वो है भाई NaHCO3। NaCO3 का नाम क्या होगा? इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जा सकता है। यहाँ इसे क्या बोला जा सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। और इसका जो बहुत ही प्रसिद्ध नाम जो है, ठीक है, फेमस नेम, दैट इज बेकिंग सोडा। सो
फाइनली मोस्ट अवेटेड बेकिंग सोडा इज विद अस। तो हम इसकी भी स्टडी करेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा, तो जिन लोगों का कंपाउंड्स को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होगा वो बोलेगा सर कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, जहाँ इतने पढ़ लिए ये भी पढ़ लेंगे। ओके, तो बेकिंग सोडा की बात, तो बेकिंग सोडा की सबसे पहले हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो वेरी फर्स्ट इज प्रिपरेशन। तो ये बनता कैसे है? तो प्रिपरेशन में क्या होता है, जब हम CO2 गैस को, ठीक है, जब CO2 गैस को पास करते हैं, when CO2 gas is passed from the mixture of aqueous NaCl and ammonia, then NaHCO3 baking soda is formed। तो तब बनता है बेकिंग सोडा। ठीक है, रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी। तो रिएक्शन होती है NaCl, NaCl होगा, वाटर तो होगा ही, NaCl का एक और सोल्यूशन है, प्लस अमोनिया था, और इसमें से हमने क्या CO2 गैस को पास किया, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है NH4Cl प्लस बेकिंग सोडा NaHCO3। तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा, मिल जाता है हमें बेकिंग सोडा। और ये जो NH4Cl है इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने प्रिपरेशन के बारे में बात कर ली कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है। अब हम आगे बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा को मीठा सोडा भी बोलते हैं, घर में आपने सुना होगा, ठीक है। किचन में हम यूज़ करते हैं इसका भाई, खाना पकाने वाले फास्टर कुकिंग के लिए, या जो हमारा जो भी चपाती वगैरह सॉफ्ट रहे, ठीक है, इसमें बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। कुछ लोगों में से कुछ घरों में इसे मीठा सोडा भी बोला जाता है, तो एक ही बात है वो। प्रॉपर्टीज ऑफ NaSCO3। तो बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, आप बेकिंग सोडा को देख के बता सकते हो NaHCO3 जो है ये कैसा सॉल्ट ही है कि, बट ये कैसा सॉल्ट होगा, ये कौन से एसिड से मिलके और कौन से बेस से मिलके बना हुआ है? ये NaOH बेस से बना हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और ये H2CO3 एसिड से मिलके बना है जो कि एक वीक एसिड है। तो यानी कि इसका नेचर कैसा होगा? ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। दिस इज बेसिक। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज ए बेस माइल्ड बेस। और मैंने आपको बोला था कि बेस क्या होते हैं? कोरोसिव इन नेचर होते हैं, बट NaSCO3 नहीं होता है, बाकी माइल्ड बेसिस नहीं होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस ही कोरोसिव इन नेचर होते हैं एंड नॉन कोरोसिव इन नेचर। प्रॉपर्टीज में हम NaSCO3 की हीटिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। हीटिंग ऑफ NaHCO3। जब NaHCO3 बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, ओके, जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई? NaSCO3 हीट करेंगे तो हीट करने पे हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है Na2CO3, ठीक है। इसके दो स्टोइकोमेट्री 2 डबल ले लेते हैं इसे ताकि ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए, H2O प्लस CO2। तो हमें ये मिलता है, CO2 गैस रिलीज होती है अभी जब इसे हीट करते हैं हम, ओके। और अगर इसे, हाँ, तो इसे हीट करते हैं तो CO2 गैस रिलीज होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए,
NaCO3 को जब हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, ये आपको याद करना होगा भाई, याद करना है। और बाकी जितने भी यूजेस मैंने बताए हैं ऊपर, सभी यूजेस को भी याद करना होगा, ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ, कभी आप भूल जाओ। यूज तो याद ही करने पड़ेंगे, प्रिपरेशन भी याद ही करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये सारा पोर्शन जो है वो ध्यान में, लॉजिकल भी है बट हमें ध्यान में भी रखना पड़ेगा इसे। तो ये जो मैंने हीटिंग वाली रिएक्शन लिखी है, ओके, जो हीटिंग वाली रिएक्शन लिखी है, इसमें एक और बात बता देता हूँ कि NaSO मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हीट कर दो तो ये Na2CO3 जो होता है ये भी फर्दर क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है Na2O में, प्लस CO2 गैस यहाँ से भी रिलीज हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो, ओके। और ये रिएक्शंस कब होती हैं, मैं आपको बताता हूँ कि NaSO3 का यूज़, बेकिंग सोडा का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज़ हम कुकिंग में करते हैं। तो जब किसी भी, मान लीजिए कोई सब्जी बनाई या कुछ भी बनाया, ठीक है, आपने चपातीस बनाई या कुछ भी बनाया जिसमें आप जब NaCO3 बेकिंग सोडा को डालोगे जब उसमें, तो जब उसे पकाओगे तो यानी कि बेसिकली तुम उसे क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो ये हीट करोगे तो यही रिएक्शन उसके अंदर हो रही होगी तब, ठीक है। जो भी बेकिंग सोडा आपने कुकर में डाला होगा उसके साथ यही कुछ हो रहा होगा, वो बेकिंग सोडा जो है वो ब्रेक होके Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2 गैस यहाँ पे रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। CO2 गैस रिलीज होती है जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है। तो ये CO2 गैस का ही कमाल होता है कि हम NaCO3 को कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज CO2 गैस क्या करती है, उस फूड को जल्दी पकाने में मदद करती है, सॉफ्ट बना देती है उसे, ओके। तो यही कहानी है। दिस रिएक्शन occurs during cooking, ओके। अब और प्रॉपर्टीज तो है नहीं है, अब यूजेस की बात करेंगे हम बेकिंग सोडा के यूजेस की। सो नॉट न्यू टॉपिक इज यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के यूजेस। So the very first and important use is this. It is used in the manufacturing of baking powder. तो बेकिंग सोडा से क्या बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है भाई, ठीक है। अब ये बेकिंग पाउडर कैसे बनता है और इसका यूज क्या है, ठीक है। फर्दर मैं लिख देता हूँ, बेकिंग पाउडर इज यूज्ड, बेकिंग पाउडर या पहले हम लिख लेते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, कैसे बनता है बेकिंग पाउडर उसकी बात कर रहे हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड, ठीक है। कोई भी ऐसा एसिड हो जो कि वीक हो और उसे खा भी सकते हो, एडिबल हो, एंड माइल्ड एडिबल एसिड, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उससे बन जाता है हमारा बेकिंग पाउडर। तो यानी कि मैं लिख के ही बता देता हूँ आपको, जब NaCO3 बेकिंग सोडा, और कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड का एक एग्जांपल भी है, फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड जो होता है वो माइल्ड एडिबल एसिड ही होता है जिसे हम खा भी सकते हैं। तो यहाँ पे कोई माइल्ड एडिबल एसिड होगा तो मैं H+ लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसके नीचे लिख देता हूँ माइल्ड एडिबल एसिड। तो इससे क्या मिलेगा उसकी बात बाद में करेंगे, बट इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलेंगे, इन दोनों के मिक्सचर को बोलेंगे बेकिंग पाउडर। और अब आपको याद आ रहा होगा, जिन्होंने अच्छे से पहली क्लासेस ली होंगी,
कि जब भी किसी मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किससे करवाते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं, तो उस केस में हमेशा एक सॉल्ट बनता है प्लस H2O प्लस CO2 गैस यहाँ पे रिलीज होती है। तो बेकिंग पाउडर जो है वो हमारे लिए काम की चीज़ इसीलिए है बिकॉज इसके अंदर CO2 गैस रिलीज होती है, और ये CO2 गैसेस के काफ़ी यूजेस है। अभी CO2 गैस से क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। CO2 gas produced in this reaction is used to make breads and cakes spongy and fluffy बनाने में उसका यूज़ किया जाता है इस CO2 गैस का, यानी कि बेकिंग पाउडर का यूज़ है ये। बेकिंग पाउडर का यूज़ है केक्स को और ब्रेड्स को क्या करना, फ्लफी बनाना, स्पॉन्जी बनाना उन्हें। और बेकिंग पाउडर कहाँ से बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा से। ठीक है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही बात नहीं है। ओके, और भी कुछ यूजेस हैं बेकिंग सोडा के, वो भी लिख लेते हैं। सो द सेकेंड यूज क्या है, बेकिंग सोडा is also used as an antacid। ठीक है, antacid के बारे में आपको पता है antacid क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पीएच में मैंने बताया था, which neutralizes the excess acid present in stomach। तो आंट एसिड की तरह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई घर पे बीमार है, मतलब बीमार तो नहीं, घर पे अगर किसी को परेशानी है, ठीक है, कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है अगर किसी को, मान लीजिए कोई दवाई, ठीक है, इनो वगैरह अगर आपको कहीं नहीं मिल सकता है तो आप बेसिक अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज यूज़ करके उन्हें बोल सकते हो भाई जो मीठा सोडा घर पे है उससे पानी में घोल के पी लो, यू विल बी बेटर देन। तो आप केमिस्ट्री की नॉलेज यूज़ कर सकते हैं घर पे। ओके, नाउ थर्ड यूज जो है, थर्ड यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, तो एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी इसका यूज होता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, अब क्यों होता है इसका यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, वो बड़ा ही आसान काम है। तो मान लीजिए कहीं अगर आग लगी हुई है तो आप क्या करोगे, बेकिंग पाउडर को उसके ऊपर क्या कर दोगे, डाल दोगे आग के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, एक्सटिंग्विश हो जाएगी फायर। वो क्यों हो जाती है ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फायर एक्सटिंग्विश इसीलिए हो जाती है बिकॉज हमने अभी पीछे ही हमने पढ़ा था कि बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, बिकॉज बेकिंग सोडा को जब उस फायर पे हम जब डालेंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, तो बेकिंग सोडा जैसे ही हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। बेकिंग सोडा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 दे देगा। और CO2 क्या करती है आपको पता ही है, CO2 क्या करती है, फायर को एक्सटिंग्विश करती है, एक्सटिंग्विशेस फायर। ओके, और ये Na2CO3 भी टूट सकता है, मान लीजिए टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है तो Na2 टूट के यहाँ से भी हमें CO2 दे सकता है। सो दीज बोथ CO2 मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ से रिलीज होने वाली CO2 और यहाँ से रिलीज होने वाली CO2 दोनों क्या करेंगी, आग को बुझाने का काम करेंगी। ठीक है, ओके। अच्छा, थोड़ी और नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ।
कि CO2 गैस एज ए फायर एक्सटिंग्विशर हम क्यों यूज़ करते हैं, ये अगर किसी को नहीं पता लगा है तो मतलब पढ़ते तो आ रहे हैं CO2 एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, बट कैसे काम कर पाती है CO2, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। CO2 जो होता है, इसका जो मास होता है CO2 का, वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। ठीक है, कंबशन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। ऑक्सीजन एक सपोर्टर होता है कंबशन का। ठीक है, मतलब आग तभी लग सकती है जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो जब हम क्या करते हैं, कहीं आग लगी हो तो हम क्या करते हैं, CO2 गैस को, ठीक है, जो सिलेंडर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, जब उनको ऑन करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, जो भी CO2 गैस रिलीज होती है तो क्या हो जाती है, CO2 हैवी होती है। ठीक है, CO2 ऑक्सीजन गैस से हैवियर गैस होती है, तो वो क्या हो जाती है, नीचे नीचे जो भी फायर बर्निंग एरिया होता है उसमें CO2 बैठ जाती है नीचे, और वहाँ से ऑक्सीजन जो गैस होती है वो एस्केप हो जाती है, इसीलिए फायर क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। ओके, नाउ जो फोर्थ यूज है, दैट इज द डोमेस्टिक यूज, जो हम घरों में यूज कर रहे हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा को, वो क्या है, वो मैं बता देता हूँ। इट हैज़ वेरियस हाउसहोल्ड यूजेस सच एज, कौन कौन से यूजेस, सच एज फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकौड़ास। ठीक है, तो क्रिस्पी पकौड़े के काम भी आता है बेकिंग सोडा, बहुत ही कमाल का केमिकल है, बताओ, खा पी भी सकते हैं इसके साथ तो। ठीक है, अब तुम लोग अपने ये स्कूल वाली लैब में से चोरी करके मत ले आना अपने घर पे। ठीक है, क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज़ होती है। ठीक है, सॉफ्ट चपातीज बनानी है अगर, सॉफ्ट चपातीज, एंड ऑल्सो यूज फॉर फास्टर कुकिंग। तो फास्टर कुकिंग के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं भाई, फास्टर कुकिंग। ग्रेट, तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा के बारे में। अब हम आगे चलते हैं भाई। तो अवर फिफ्थ, आई थिंक, हाँ, फिफ्थ जो कंपाउंड है हमारा जिसे हमें स्टडी करना है वो है Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाई वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और इसका जो केमिकल नेम है वो भी लिख लेते हैं हम, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, अब इसमें क्या है भाई, इसकी क्या कहानी है उसकी बात कर लेते हैं। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, सबसे पहले हमें उसकी बात करनी है। तो Na2CO3.10H2 कैसे बनता है वो लिख लेते हैं। when when baking soda is heated, then सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज प्रोड्यूस्ड, हाँ ऐसा ही होता है, हमने ऊपर देखा था, इज प्रोड्यूस्ड which is allowed to absorb moisture, moisture, और जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है देन वॉशिंग सोडा इज फॉर्म, तो वॉशिंग सोडा बन जाता है, इज फॉर्म। तो मैं रिएक्शंस भी लिख देता हूँ, क्या रिएक्शंस हैं, कि सबसे पहले हमने क्या किया, बेकिंग सोडा को हीट किया, दिस वाज बेकिंग सोडा, इसे हीट किया तो हमें मिलेगा Na2CO3 प्लस, ठीक है, इसके बैलेंस कर सकते हैं इसे हम, H2O प्लस CO2 गैस,
और उसके बाद में ये सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, इसे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने देते हैं। मतलब जब इसे खुले में रख देंगे तो इसके आसपास जो वाटर वेपर्स होंगे, ये 10 वाटर वेपर्स को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा और बनाएगा Na2CO3 डॉट NH2O। और यही हमारा क्या था, यही हमारा वॉशिंग सोडा था भाई। दिस इज वॉशिंग सोडा। ओके, वंडरफुल। अब वॉशिंग सोडा कैसा सॉल्ट है, इसकी भी बात कर लेते हैं। Na2CO3 डॉट 10H2, दो जो 10H2 है, इसकी इसे तो छोड़ो, ये अलग चीज़ है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्हें बोलते हैं। बट Na2CO3 अगर हमें बताना है, इसका नेचर बताना है, तो Na2CO3 पे फोकस करें। Na2CO3 किससे बना होगा, ये NaOH बेस से बना होगा प्लस H2CO3 एसिड से बना होगा। NaOH बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 एक वीक एसिड है, यानी कि इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा, ये एक बेसिक सॉल्ट होगा भाई, ये एक बेसिक सॉल्ट है। ओके, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा के यूजेस। सो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। ओके, नाउ पहला जो यूज होता है वॉशिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा is used in glass, soap and paper industries। तो ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। और दूसरा यूज इसका समझने से पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ पहले, और फिर उसके बाद में इसके यूज की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो वाटर होता है, वाटर वाटर दो तरीके का होता है। ठीक है, वाटर दो तरीके का होता है। एक को बोलते हैं हार्ड वाटर, ओके, और दूसरे को बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। अब ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में क्या अलग चीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब वाटर H2O ही होता है, एक को हार्ड वाटर बोलते हैं और दूसरे को सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, बिकॉज उसमें कुछ आयंस जो होती हैं वो डिजॉल्व होती हैं और एक में आयन से डिजॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, वो आयन से डिजॉल्व नहीं होती हैं तो उसे सॉफ्ट वाटर बोल दिया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट आयंस होती हैं। ठीक है, तो उस वाटर को क्या बोलते हैं, जिस वाटर के अंदर ये सारी आयंस होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हार्ड वाटर बोलते हैं भाई। ओके, और जिसके अंदर ये आयंस नहीं होती हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, जिसके अंदर ये वाली आयंस नहीं होती हैं, उसे बोला जाता है सॉफ्ट वाटर। ओके, अब हार्ड वाटर में क्या होता है, ठीक है, हार्ड वाटर की एक खास बात होती है कि इसमें सोप्स जो होते हैं, सोप साबुन जो होते हैं, वो वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी लिख लेते हैं, सोप्स कैन नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। ठीक है, उसकी भी वजह होती है जो हमारे जो कोर्स के सिलेबस के बियॉन्ड है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। बट आप इतना याद रखिए कि हार्ड वाटर में सोप्स काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट डिटर्जेंट क्या करेंगे, डिटर्जेंट काम कर लेते हैं हार्ड वाटर में। और सॉफ्ट वाटर में दोनों ही काम कर सकते हैं, सोप भी काम करते हैं और डिटर्जेंट्स भी काम करते हैं। ओके, अब ये हार्ड वाटर जो होता है, इसमें भी हार्डनेस दो तरीके से हो सकती है, मतलब हार्ड वाटर भी दो तरीके का होता है। एक में होती है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरे में होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, सो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस।
अब टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है? जो ऊपर आपने आयन देखे हैं इनमें से कुछ आयन अगर होते हैं तो उसे टेम्परेरी हार्डनेस बोला जाते हैं, और कुछ दूसरी तरफ जो आयंस होते हैं उसे परमानेंट हार्डनेस बोली जाती है। तो कौन कौन से आयंस हों तो तब टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, और अगर बाइकार्बोनेट हो तो इसे क्या बोलते हैं? उस वाटर को बोलेंगे कि उसके अंदर टेम्परेरी हार्डनेस है। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस को आसान तरीकों से रिमूव किया जा सकता है, जैसे बॉईल करके ही रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। बॉईल कर दो वाटर को तो उसकी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। यानी कि ये वाले जो आयन जो हैं वो किसी और फॉर्म में उस वाटर से मतलब निकल जाते हैं, कैसे भी हो सकता है कोई सॉलिड सॉलिड की फॉर्म में बाहर आ जाए, बट वाटर के अंदर वो जो है डिजॉल्व नहीं रहते हैं, वाटर से आउट हो जाते हैं बॉईल करने पे। कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। और परमानेंट हार्डनेस ये आयंस की वजह से होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और अगर सल्फेट हो तो उस वाटर को बोलेंगे कि वो उस वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस है। और परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं? केमिकल्स का यूज़ करके। और कौन से केमिकल का यूज़ करके? जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। तो इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा is used so washing soda is used to remove permanent hardness of water. Permanent hardness of water। तो ये वॉशिंग सोडा के बारे में हो गया भाई। वॉशिंग सोडा के यूजेस भी हमने पढ़ लिए, प्रिपरेशन भी पढ़ ली वॉशिंग सोडा की। तो इस क्लास में हमने 5 केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जिसके लिए जो बात पढ़नी थी, किसी की प्रिपरेशन नहीं पढ़ी है हमने तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए नहीं हमने पढ़ा है। बट जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं क्लास में वो इम्पोर्टेंट है भाई। तो आप लोग इस पोर्शन को अच्छे से तैयार करिए, बिकॉज ये पोर्शन जो केमिकल कंपाउंड्स वाला है इसमें काफ़ी क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, इसी पोर्शन से आते हैं। तो आप लोग इसे याद रखोगे। और अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी होगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कि सही पढ़ाया जा रहा है, then you can also appreciate it by subscribing this channel and sharing, liking this video and sharing it with your friends। ठीक है, अगर किसका थोड़ा बहुत भलाई करते हो आप लोग तो अपने दोस्तों को भी बताइए भाई, वो भी पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये सारी पब्लिक वीडियोस हैं अभी तक तो। और इसके अलावा तो यही था। और बस एक ही लेक्चर रह गया हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो उसे भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। ओके।